हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों 2015 से लेकर 2018 तक के जो क्वेश्चन थे सीडीपी के, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम 2019 से लेकर आगे जितने भी हमारे पेपर हो पाएंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पेपर है हमारा 2019 का है, आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। और यहाँ पर आप ये भी देख रहे होंगे, ये लिखा है भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, यानी कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मानव के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े में भी किस तरह से होते हैं, ये होते हैं 22 जोड़े प्लस एक्स बाई, यानी कि एक जो जोड़ा होता है वो एक्स बाई का होता है और 22 जोड़े होते हैं। ये जो 22 जोड़े होते हैं इनको हम ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो एक जोड़ा होता है एक्स बाई का, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, यानी कि इसको जो है हम लैंगिक गुणसूत्र बोल देंगे और इसको दैहिक गुणसूत्र बोल देंगे। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि मानव के अंदर जो सेक्स गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। अगर संख्या पूछेगा तो हम यहाँ पर बताएंगे 2, और अगर जोड़ा पूछेगा तो जोड़े में बताएंगे हम 1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कि अगर जो हमारे कायिक गुणसूत्र हैं, दैहिक या कायिक गुणसूत्र हैं, इनकी जो संख्या होती है, संख्या तो हो जाएगी 44, और अगर जोड़े में पूछेगा तब हम बताएंगे यहाँ पर 22, ठीक हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्धि के क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, यानी कि बुद्धि का जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान था ये किसने दिया था। तो ये दिया था कैटेल ने। तो ये कैटेल ने दिया था। तो कैटेल नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था बुद्धि का जो तरल क्रिस्टलीय मॉडल है, इन्होंने ये दिया था, ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। तो गोलमैन जो है वो किससे संबंधित है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो गोलमैन है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत है ये हमारा दिया था स्किनर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, तो ये बिने और साइमन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, ये किया था कुत्ते के ऊपर, हम सभी को अच्छे से पता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला आ जाता है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह किसका उदाहरण है। यानी कि एक बालक है जो क्या है, साइकिल चलाना तो भाई जानता है पहले से, परंतु अब क्या है, वो मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। तो ये है किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये जो हमारा उदाहरण हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया था। तो ये जो कथन दिया गया था ये दिया गया था गेट्स व उसके साथियों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला आ जाता है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था ये किया था जुंग ने। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। जिंग जो है ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगला है कि विस्मृति कम करने का उपाय है। तो विस्मृति कम करने का जो उपाय हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, सीखने में कमी तो नहीं हो सकता, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि ये भी नहीं हो सकता, इनसे तो हमारी और क्या होगा, जो स्मृति है वो बढ़ेगी, पर विस्मृति कम करनी है तो पाठ की पुनरावृत्ति से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि दूसरे व्यक्ति के वाहे व्यवहार की नकल है, कि हम क्या है, अगर दूसरे व्यक्ति के वाहे व्यवहार की नकल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसको हम बोल देंगे अनुकरण, यानी कि किसी की भी नकल जो करना होता है वो अनुकरण कहलाता है। तो इसकी वजह से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विस्मृति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो जो हाल का सिद्धांत है वो जितने भी जो हमारे किशोर होते हैं ना, उनके मनोविज्ञान का सिद्धांत इन्होंने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है
वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं लिखा है किशोरों का मनोविज्ञान, तो जो हाल का सिद्धांत है ये किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह जो कथन दिया था ये गैसले ने दिया था, यानी कि गैसेल ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है हमारे पास कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने दिया था? तो ये जो कथन रोस का कथन है। ठीक है, तो रोस का ये कथन है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला आ जाता है हमारे पास कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों में हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो ये क्या था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो सुजनन शास्त्र के पिता से कौन जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं गाल्टन। तो ये जो होते हैं हमारे फ्रांसिस गाल्टन, इनको हम क्या बोलते हैं? सुजनन शास्त्र का पिता भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन रहता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है ये किसने स्थापित की थी? तो ये जो की थी डब्ल्यू बुंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो संघनन सिद्धांत है ये स्मृति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहता है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो जो भाटिया बैटरी का प्रयोग है ये बुद्धि के परीक्षण के लिए किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं अधिगम, यानी कि ये जो लिखी है अधिगम की परिभाषा ही लिखी है। अगला है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन दिया था क्रो ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का जो नियम है वो हमने यहाँ पर बताना है। तो पहला है कि मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, तो ये तो नहीं है। दूसरा है कि अनियमित विकास का नियम, ये भी नहीं है। अगला है द्रुतगामी विकास का नियम, और यही क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो द्रुतगामी विकास का नियम है यही इसका नियम है। इसका मतलब ये है कि जो शारीरिक विकास होता है वो सतत विकास होता है, जो कभी मंद होता है तो कभी द्रुत यानी कि कभी तेज गति से होता है, यानी कि कभी धीरे होगा और कभी तेज होगा, यही क्या इसका एक प्रमुख नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो देखो यहाँ पर हमने बताया था कि जो बुद्धि लब्धि होती है उसको निकालने का एक सूत्र होता है, और वो सूत्र ये होता है कि मेंटल एज और अपॉन में हम लिखते हैं इसकी फिजिकल एज और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी 100 से। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी मेंटल एज कितनी है, मानसिक आयु है इसकी 10 वर्ष, यानी कि हम लिखेंगे 10 बटे में फिजिकल एज कितनी है वो है 8 वर्ष का, तो लिखेंगे यहाँ पर 8 वर्ष और गुणा कर देंगे है 100 से। हम यहाँ से 100 से कट करेंगे। अब इसको देखो काटने की कोशिश करेंगे, तो हम इसको अगर 4 से काटते हैं तो ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 4 से 2 बार, यहाँ से बचेगा 2 और 2 हम यहाँ लिख देंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 पंजे 20, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, और ये वाले 5 की गुणा इससे 25 से कर देंगे, तो 25 पंजे 125 और 125 है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? तो इस तनाव को हम बोलते हैं कुंठा, यानी कि कुंठा क्या होती है कि जब आपकी कोई भी इच्छा या आवश्यकता है उसमें रुकावट पड़ती है और उससे उत्पन्न होने वाला जो तनाव होता है उसको हम कुंठा कहते हैं। अगला है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किया था कोहलर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला आ जाता है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है? तो उस अवधि को हम कहते हैं सीखने का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो देखो ये अभी हमने ऊपर बता भी दिया है कि बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र होता है, सबसे ऊपर जो हम रखते हैं वो रखते हैं अपनी मेंटल एज को, और नीचे रखते हैं हम फिजिकल एज, और गुणा कर देते हैं 100 से। तो ये तो बहुत सिंपल है कि देखो यहाँ गुणा में 100 नहीं है तो भाई ये तो हो नहीं सकता, ये कट हो गया, यहाँ भी गुणा में 100 नहीं है, ये भी कट हो गया, यहाँ भी गुणा में 100 नहीं है, ये भी कट हो गया, एक में ही गुणा है। अगर कहीं दी भी होती तो आप देख सकते थे यहाँ पर मानसिक आयु है और यहाँ पर वास्तविक आयु यानी कि फिजिकल आयु हो जाएगी, और गुणा हमने कर देनी है 100 से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीखने में प्रयास या भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रयास या भूल, सीखने के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, ये किया था थॉर्नडाइक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने कर लिया है 2019 का पूरा पेपर। अब हम डिस्कस करेंगे 2020 का पेपर। तो ये जो हमारा पेपर स्टार्ट हो चुका है, ये 2020 का पेपर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि सच में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो कमेंट बॉक्स में ना एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना। उससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और इसी तरह की जो वीडियो है हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो इस पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अब इसी को हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला सबसे हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं वाला जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ये सभी को पता है कि पियाजे ने दिया था। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, जिसमें हम 4 अवस्थाएं पढ़ते हैं, जिसमें जो हम सबसे पहली अवस्था पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं संवेदी प्रेरक। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, और जिसकी जो एज होती है लगभग हम पढ़ते हैं उसके जन्म से लेकर यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक की। दूसरी अवस्था आ जाती है हमारे पास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था आ जाती है हमारे पास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष की होती है। और चौथी अवस्था आ जाती है हमारे पास अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से प्लस की होती है। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं, आपने इनको भी ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? तो स्थानिक बुद्धि से जो संबंधित है वो कौन है, हमने यहाँ पर ये बताना है। तो स्थानिक बुद्धि से संबंधित है परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण, ये क्या हो जाएगा, इसकी स्थानिक बुद्धि से संबंधित हो जाएगा। अगला है कि मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरणा प्रविधि अधिक उपयोगी होती है? तो मंद बुद्धि बालकों हेतु जो हम अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशनल मेथड का यूज करते हैं वो करते हैं पुरस्कार एवं प्रशंसा का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? पहला है कि वे अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी व स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। तो ये तो भाई विशेषता है यानी कि नहीं, यहाँ पर हमने बताना नहीं है, यानी कि यहाँ पर गलत बताना, और ये सही था इसीलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है कि उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है तथा उनके पढ़ने लिखने के कौशल अधिक उन्नत होते हैं। ये भी सही है, जब सही है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है कि वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते। नहीं, ये तो गलत हो गया, यहाँ नहीं रख दिया तो ये गलत हो जाएगा, और गलत ही हमने यहाँ पर बताना है। ये देखो गलत का गलत बताना, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है? तो शिक्षण कौशल की जो विशेषता नहीं है वो हमने यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो पहला ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं तथा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि ये होते हैं, परंतु यहाँ बताना नहीं। यहाँ देखो हमें गलत बताना था, परंतु ये क्या है, ये सही हो जा रहा है, ये सही है और हमें यहाँ गलत बताना, तो भाई इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है कि शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है, ये जब सही है तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कि शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। तो भाई ये सभी इकाइयों से संबंधित नहीं होते हैं, यानी कि ये गलत दे रखा है, और गलत का हमने यहाँ पर गलत ही बताना है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है? तो शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या कौन नहीं करता है, ये हमने यहाँ पर बताना है। तो शिक्षण एक अंतःक्रिया है, बिल्कुल सही है, ये तो करता है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है, बिल्कुल सही है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण केवल शिक्षक के लिए उपयोगी होता है, तो भाई साहब केवल शिक्षक के लिए उपयोगी नहीं होता है, तो यही गलत हो जाएगा, और यहाँ पर
गलत वाला ही बताना था, इसीलिए गलत का आंसर गलत होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अधिगम को स्पष्ट रूप से जो परिभाषित करता है वो यहाँ पर कौन सा कथन है, ये हमने बताना है। पहला कथन यहाँ पर आ जाता है कि अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये करता है। अगला, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, तो कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, ये हमने बताना। प्रश्नोत्तर विधि है, बिल्कुल है। अगला आता है साक्षात्कार विधि, तो ये भाई साहब कोई शिक्षण विधि नहीं, ठीक है, तो नहीं हमने यहाँ पर बतानी थी और ये नहीं है, तो नहीं का आंसर नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करने हैं, शिक्षण के सूत्र बताने हैं। तो शिक्षण का जो सूत्र होता है वो क्या ज्ञात से अज्ञात की होता है, बिल्कुल होता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, बिल्कुल होता है। सरल से जटिल की ओर होता है, बिल्कुल सही है। पूर्ण से अंश की होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये सारे के सारे बिल्कुल सही है और ये है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर हमने बताने हैं। पहला इसका ऑप्शन आ जाता है कि दैहिक या वंशानुक्रम संबंधी कारक। बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो उसके दैहिक या वंशानुक्रम से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। मनोवैज्ञानिक कारक, yes, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय कारक, बिल्कुल पर्यावरणीय कारक भी होते हैं। प्रयोगात्मक कारक ये नहीं होते हैं, यानी कि पहला दूसरा तीसरा सही है और ये है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वो शिक्षक के लिए आवश्यक होता है, क्यों होता है। नवीन शिक्षण तकनीकों का ज्ञान प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, समस्त शैक्षिक समस्याओं का सरलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है, ये इससे भी बेटर है, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं कि मूल्यांकन की नवीन तकनीकियों को सीखने में शिक्षक की सहायता करता है। तो देखो मूल्यांकन तो भाई साहब हमें करना ही नहीं है इस तरह से, शिक्षक को स्वयं पहचानने में, तो स्वयं को कैसे पहचानेगा वो इनसे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सत्य है। यानी कि वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में जो बातें सही है वो हमने यहाँ पर बतानी है। पहले दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं, तो भाई साहब दोनों प्राकृतिक नहीं है। अगला है कि वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है कि जो वृद्धि होती है वो तो भाई क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु जो विकास होता है वो बाह्य कारकों से भी प्रभावित होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है अब कि व्यक्तित्व के विकास में हिरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है। यानी कि हमने बताना है कि जो व्यक्तित्व का विकास होता है उस व्यक्तित्व के विकास की विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में कौन सी बात यहाँ पर सही है, ये हमने यहाँ पर बतानी है। तो ऑप्शन है पहला कि अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है, नहीं कर सकती, ये तो गलत है। विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है, विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसे कैसे बता सकते हैं कि भी किसका बराबर है। बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है, कभी नहीं दबा सकता है। अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी के घर में सारे के सारे चोर हैं और एक अगर उसमें से पुलिस में से लग जाता है या अच्छी नौकरी में लग जाता है तो उससे होगा क्या, उसकी जो बुरी विरासत है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है। तो बौद्धिक विकास को जो आयु से संबंधित बताया वो बताया जीन पियाजे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखो ये तो जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में और 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन तो अभी तक हमने इसमें देख ही लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं, यह विचार किसका है। तो यह विचार जो है बंडूरा और उसके साथियों का है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने यह विचार दिया था। अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है। तो अवस्था नहीं है ये बताना है। तो भाई साहब संवेदी प्रेरक ही अवस्था नहीं है, बाकी सारे की सारी होती है। तो इसका मतलब ये गलत है, तो गलत का आंसर गलत ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला आ जाता है
कि एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कि जो एक छात्र था तो गणित के प्रश्न कर रहा था और एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है उसको हम सूझ द्वारा अधिगम कहते हैं। यानी कि बच्चा क्या है, खुद ही खुद उसने समझने लगा, अपनी सूझ का इस्तेमाल करने लगा और वहां से उसको अधिगम की प्राप्ति हुई। इसीलिए इसको हम सूझ द्वारा अधिगम कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में पाए जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं। तो अधिगम शैलियों में जो भिन्नता का कारण होता है वो क्या होता है, यहाँ पर हमने ये बताना है। तो विद्यार्थी के समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं, ऐसी बात नहीं है। विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियां, बिल्कुल सही बात है कि अगर अलग अलग जो विद्यार्थी हैं तो चिंतन की अलग अलग विधियां अपनाएंगे तो अधिगम शैलियों में भी भिन्नता पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? तो मानसिक स्वास्थ्य की जो योग्यता नहीं है वो हमने यहाँ पर बतानी है। ध्यान रखना, नहीं बतानी है, यानी कि गलत यहाँ पर हमने बताना है। तो गलत का गलत ही आंसर होगा। पहला हमारा यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि संतुलित, एकीकृत तथा समन्वित विकास। ये तो है भाई, ये तो अच्छी चीज है। वास्तविकता की स्वीकृति, ये भी बिल्कुल सही है। सेखी बखारना, तो देखिए सेखी बखारना क्या है, ये कोई योग्यता नहीं है, यानी कि ये गलत है। और गलत का आंसर गलत ही होता है, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जाता है कि उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सबसे जो उपयुक्त हो जाएगा वो कौन सा होगा? व्याख्या निर्देशन, बिल्कुल गलत। भूमिका अभिनय, तो यहाँ पर हमें भूमिका करने की जरूरत नहीं है। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा सत्र करेंगे और यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो समस्या समाधान योग्यता के पोषण का जो महत्वपूर्ण तरीका है वो कौन सा है? कि विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को अभिप्रेरित करना, बिल्कुल सही है, यानी कि पहला ही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम से क्या आशय है? तो पाठ्यक्रम का आशय क्या है? विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कि एक जो विद्यार्थी है अगर वो स्कूल जाता है और स्कूल में जाकर जितने भी अनुभव प्राप्त करता है तो सारे के सारे अनुभव उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है NIVH संबंधित है। तो जो NIVH है ये किससे संबंधित है, ये हमने बताना है। तो देखिए NIVH की जो फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये होता है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, यानी कि ये दृष्टिबाधितों से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पूर्व भाषाई बधिरता होती है। तो पूर्व भाषाई बधिरता कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भाषा अर्जन से पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि श्रवण बाधितों के लिए कक्षा कक्ष की व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? देखो श्रवण बाधितों को पढ़ाने के लिए हम कक्षा कक्ष में किस आकार से पढ़ाएं बच्चों को ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आए। वृत्ताकार, तो वृत्ताकार यहाँ पर, तो वृत्ताकार यहाँ पर सही नहीं रहेगा, अर्धवृत्ताकार यही बिल्कुल सही हो जाएगा। कि हम बच्चों को क्या करें, एक अर्धवृत्त के रूप में यहाँ पर पढ़ाएं और यहाँ पर शिक्षक खड़ा होगा और शिक्षक इनको पढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे होंगे उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? तो मानसिक मंद बालक की जो विशेषता वो कौन सी नहीं है? धीमी गति से सीखना। मानसिक मंद बालक है तो वो धीमी गति से सीखेगा, ये तो बिल्कुल सही है। या नहीं बताना यानी कि गलत बताना, तो ये सही है। शीघ्र भूलना, भाई मानसिक मंद है तो शीघ्र भी भूल जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। अनुकरण से सीखना, भाई अनुकरण से तो बालक हर एक बालक सीखता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सामान्यीकरण से सीखना, सीखने की क्षमता, देखिए जो सामान्यीकरण की क्षमता होती है ये मंद बालक कभी नहीं कर पाता, ये गलत है भाई, गलत है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि दृष्टि बाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है। तो जो दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए एकीकृत शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक एकीकरण बिल्कुल होता है, सामाजिक मान्यता ये भी होता है, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें योग्यता है। तो एक जो बालक है वो एक कहानी के बहुत सारे शीर्षक बता दे रहा है, तो उसके अंदर कौन सी योग्यता है? तो वैचारिक प्रवाह की, बिल्कुल सही है कि उसके अंदर वैचारिक प्रवाह है, तभी तो वो एक कहानी के बहुत सारे शीर्षक बता दे रहा है, यानी कि वो विचार व्यक्त कर रहा है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्फेजिया है। डिस्फेजिया क्या चीज है, ये हमने यहाँ पर बताना है। लेखन में समस्या, तो देखिए जब लिखने में समस्या आती है तो इसको हम डिसग्राफिया बोलते हैं। ठीक है। पठन में समस्या, पढ़ने में जो जब हम कठिनाई का अनुभव करते हैं तो इसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी समस्या होती है, उसको बोलते हैं
गणना में समस्या को हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं, यानी कि भाषाई असामान्यता को हम क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आज की हमारी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें क्या सम्मिलित नहीं है ये हमने बताना है। तो सोचना संज्ञान में आता है, समझना ये भी संज्ञान में आता है, सेखी बखारना तो ये संज्ञान में नहीं आता, समस्या समाधान भी आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा यही हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए वीडियो जो है हमारी काफ़ी लंबी हो जा रही है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा जो लंबी वीडियो हो जाती है तो उसे क्या होता है, हमें अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आगे के जो पेपर बचे हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम फिर बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।